नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज पहले वो मुद्दा जो हमारे घरों को संभालने वाली गृहिणियां से जुड़ा हुआ, वो चाहे मां हो, पत्नी हो, बहन हो या फिर दादी नानी हो, उनके काम को कितनी अहमियत देते हैं। कई जानकार कहते हैं कि अगर घरों को संभालने में हम महिलाओं के काम को मूल्य में बदलें तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। इसी ओर इशारा किया है मद्रास हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णन रामासामी ने पति और पत्नी से जुड़े एक संपत्ति विवाद में महत्वपूर्ण फैसला दिया। कुछ टिप्पणियां दी उन्होंने उस फैसले के दौरान और पत्नी के हकों का पुरजोर समर्थन किया। जस्टिस कृष्णन रामासामी ने कहा है कि परिवार की संपत्ति हासिल करने में महिलाएं रोजमर्रा के घरेलू काम कर बड़ी भूमिका निभाती हैं और पति को रोजगार से पैसा कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि उसकी नींव इसलिए बन पा रही है क्योंकि घर कोई संभाले। संपत्ति चाहे पति के नाम पर हो या पत्नी के नाम पर, उस पर अधिकार का फैसला करते वक्त कोर्ट ये बात विशेष तौर पर ध्यान में रखेगी। पत्नी जो दशकों तक घर और परिवार की देखभाल करती है, उसे संपत्ति में हिस्से का हक है। कोई भी कानून जजों को एक पत्नी के योगदान को पहचानने से नहीं रोकता जो पति को संपत्ति हासिल करने से सहूलियत देती है। मेरे विचार में ये जज जो जस्टिस हैं वो कह रहे हैं, परिवार की खातिर अगर संपत्ति को दोनों के साझे योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से हासिल किया जाता है तो दोनों को निश्चित ही बराबरी का हक मिलना चाहिए। अब ये टिप्पणी उन्होंने की है एक बहुत महत्वपूर्ण इस फैसले। ये मामला एक ऐसे दंपति का था जिनकी 1965 में शादी हुई। फिर इसमें पति कन्नन नायडू ने 2002 में एक केस दायर कर दिया और यह केस दायर करके कहा कि उनकी पत्नी उनकी संपत्ति को छीनने की कोशिश कर रही हैं, जिसे उन्होंने विदेश में काम करके कमाए हुए पैसों से खरीदा। उधर महिला का दावा था कि संपत्ति में बराबरी का हकदार है वो, क्योंकि उन्होंने परिवार पर ध्यान रखा और जब पति बाहर थे और नौकरी कर रहे थे तो घर उन्होंने यहां पर संभाला। इस वजह से ये जो संपत्ति है इस पर इनका भी हक है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने की इसके अलावा, जैसे कि सिलाई करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने पैसा कमाया है। इस पैसे से कुछ संपत्तियों को खरीदा। इसी मामले में कोर्ट ने पत्नी को पति के नाम पर खरीदी गई संपत्ति में बराबर का हकदार बनाया। यह फैसला भारत के संदर्भ में और भी ज्यादा अहम हो जाता है, जहां महिलाएं आज भी दिन रात परिवार की सेवा में गुजार देती हैं, लेकिन अपने हक को मांगने के लिए उनकी आवाज बाहर नहीं आती, भले ही वो महसूस कर रही हैं। वो जैसे घर की देखभाल अपना धर्म मानकर करती हैं और यही उनकी कमजोरी बन जाती है और घरों में पुरुष प्रधान मानसिकता उनका योगदान मानने को तैयार ही नहीं होते या उस ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ ऐसी बात कह दी जाती हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। तो अब इस स्टेटमेंट का कोई क्या करे, आगे उसका क्या? सिर्फ इतने से ही महिलाएं जो हैं वो खुश हो जाएं या धर्म समझ करके बिना छुट्टी लिए, बिना कॉम्प ऑफ, अर्न लीव, पेड लीव, कोई भी लीव लिए बस यही काम करती रहें और उसके बदले में कोई फाइनेंशियल उनको रास्ता ही ना दिखे। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णन रामासामी का ये जो टिप्पणी है इस फैसले में, वो ऐसे मर्दवादी सोच के लोगों को नए सिरे से सोचने का एक मौका दे रही है। ऐसे में इस फैसले को बार बार बताया जाना भी जरूरी है। जस्टिस रामासामी ने अपने फैसले में जो मुख्य बातें कही हैं, आइए उनको एक बार फिर से आपके सामने रखें। संपत्ति चाहे जिसके नाम पर हो, उसे दोनों यानी कि पति और पत्नी की बचत से खरीदा जाता है। नंबर 2, संपत्ति के लिए पैसा दोनों की मेहनत से जमा होता है। नंबर 3, गृहिणी बिना किसी छुट्टी के दिन भर घर में हर तरह के काम किए जाते हैं। गृहिणी से मैनेजर, अकाउंटिंग और कुकिंग के कौशल की उम्मीद की जाती है। ऐसे में गृहिणी के योगदान को मूल्यहीन कहकर
नकारा नहीं जा सकता। पत्नी के सहयोग के बिना पति पैसा नहीं कमा सकता। परिवार का ध्यान रखने वाली महिला को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने इस आधार पर संबंधित महिला को संपत्ति में बराबरी का हकदार बता करके उन्हें उनका हक दे दिया। लेकिन हमें यह फैसला कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। खुद ही सोचिए कि क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि हम जैसे कामकाजी लोग जो बाहर नौकरी करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, वो तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन छुट्टी या 2 दिन छुट्टी पाते हैं। सैटरडे संडे हो जाती है, या फिर अगर सैटरडे संडे काम कर रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे में छुट्टी हो जाती है। लेकिन घर का देखभाल करने वाली गृहिणी तो छुट्टी नहीं लेती, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाना ना बने या घर साफ ना हो, या वो छोड़ दीजिए कि और बच्चों का काम ना हो। जी, किसी दिन स्कूल बच्चे नहीं गए तो बच्चे बाकी दिन तो खाना मांगेंगे ना। तो ये सब काम ही तो है, और ये सारा काम निरंतर चलते रहता है। ये चीज कभी नहीं सोची जाती। वो क्या हमारी तरह थकती नहीं है? महिलाओं को देवी बताकर पूजने वाले हमारे देश में क्या हमने कभी अपनी गृहिणियों के हित में सही मायने में सोचा है? आर्थिक रूप से सोचा है कि जो वो कर रही है उसका आर्थिक मूल्य क्या है? हमारी सरकारों की नीतियों में भी गृहिणियों के इस योगदान में कभी प्रमुखता से विचार हुई है? उस बारे में सोचा गया है? यहां तक कि इस मुद्दे पर कभी कोई गंभीर रिसर्च करने की कोशिश भी की गई है? लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसका ध्यान आया। इसी साल 28 फरवरी को एसबीआई ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसर्च टीम है उनकी, उसके मुताबिक अगर महिलाओं के घरेलू कामकाज का आकलन किया जाए तो वो देश की जीडीपी के 7.5% के बराबर होगा। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक देश की अधिकांश महिलाओं के काम को परंपरागत आर्थिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है, और इस वजह से उनके काम और सेवाओं को सरकार आर्थिक उत्पादन में नहीं गिनती। अब कैसे गिने? उसको आपने काउंट ही नहीं किया, और वो आर्थिक नीतियों के दायरे में से भी बाहर होती है, तो फिर आप उनके लाभ के लिए कोई चीज कैसे बनाएंगे? इसी ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि औपचारिक वर्कफोर्स का हिस्सा ना होने के कारण उनके काम की कोई आर्थिक गणना यानी कि इकोनॉमिक सेंसस नहीं हुआ है। इस विश्लेषण के लिए जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े लिए गए हैं, जो महिलाओं द्वारा अपने परिवारों के सदस्यों के लिए किए गए घरेलू काम और सेवाओं से जुड़े। आंकड़ों के मुताबिक 6 साल से ज्यादा की हर सदस्य ने अपने परिवार के लिए रोज औसतन 432 मिनट यानी कि करीब 7 घंटा और 20 मिनट काम किया। एसबीआई की टीम ने ग्रामीण इलाके में महिलाओं के लिए मासिक आय 5,000 रुपए रखी है और शहरी महिलाओं के लिए मासिक आय 8,000 रुपए रखी है। यानी कि जो वो घर में काम कर रहे हैं उसका मेहनताना अगर देना होगा 8 घंटे की नौकरी के लिए, तो वो ये पाते। गांव में 5,000, शहर में 8,000। अब इस पर आपको व्यक्तिगत राय बता दूं, हमारा यह मानना है कि यह आंकड़ा भी बहुत कंजर्वेटिव और कम है। सोचिए, आप लोग अपनी मेड्स को इससे ज्यादा पैसा देते हैं, तो यानी कि अगर यह और ज्यादा होता तो जीडीपी में उनका योगदान 7.5% नहीं 10% होता, 12% हो सकता। इसके अलावा रिसर्च टीम ने यह भी माना है कि ग्रामीण इलाकों में इन महिलाओं का 5% और शहरी इलाकों में 30% घरेलू कामकाज के अलावा औपचारिक आर्थिक व्यवस्था में भी योगदान दिया जा रहा है। इस आधार पर जो आकलन किया गया है उसके मुताबिक वेतन ना पाने वाली महिलाओं का योगदान कुल करीब 22.7 लाख करोड़ रुपए बैठता है। रकम सोचिए, पूरा देश चला रही है महिलाएं। ग्रामीण इलाकों में कुल 14.7 लाख करोड़ रुपए बैठता है और शहरी इलाकों में 8 लाख करोड़। और ये देश की जीडीपी का, जैसा हमने आपको बताया, 7.5% है, जो अगर एक और ज्यादा नॉन कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते तो और ज्यादा होता। सोचिए, अगर महिलाओं के काम का आकलन ज्यादा वेतन के आधार पर किया जाता तो ये कितना ज्यादा। वैसे इस तरह की कोशिशें और भी की गई हैं
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने भी 2022 में इसी डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें वेतन ना पाने वाली महिलाओं के योगदान को जीडीपी का 3.1% के बराबर माना गया। यह भी बहुत बड़ी रकम होती है। देश का जो एजुकेशन बजट है ना, उससे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अलग अलग देशों में महिलाओं के घरेलू कामकाज की कीमत जीडीपी के 10 से 40% के बीच तक हो सकता है। ऐसा काम जिसके लिए न वेतन मिलता है और ना ही कोई रिकॉग्निशन, उस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ का भी एक आकलन है। आईएलओ के 2018 के एक अध्ययन में 64 देशों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। ये देश दुनिया में कामकाजी जनसंख्या के 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अध्ययन के मुताबिक दुनिया में हर रोज 16.4 अरब घंटे ऐसे काम में खर्च होते हैं जिसका कोई मेहनताना नहीं मिलता। ये 2 अरब लोगों के एक दिन में 8 घंटे बिना वेतन काम करने के बराबर है। इतनी बड़ी आप सोचिए। अगर महिलाओं के इन कार्यों को न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी के आधार पर आंका जाए तो दुनिया की जीडीपी के 9% के बराबर होगा, यानी कि 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। इसमें भी महिलाओं का काम ज्यादा है जिसका मेहनताना नहीं मिलता। विश्लेषण के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 4 गुना ज्यादा काम करती हैं और इसके बदले उनको वेतन नहीं मिलता। इन आंकड़ों को और भी ठीक से अगर देखें तो यह पता लगेगा कि अनपेड केयर वर्क यानी कि परिवार का वो काम जिसके लिए पैसा नहीं मिलता है, उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी सबसे कम है, करीब 1 घंटा 4 मिनट। पाकिस्तान में 28 ही मिनट है। आप बहुत ज्यादा खुश मत होइए, आपके अपने देश में 31 मिनट है। यानी कि अनपेड केयर वर्क, घर का काम जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता, वो पुरुष हिंदुस्तान में सिर्फ 31 मिनट करते हैं एक दिन में। गृहिणियों के योगदान से जुड़े इस मुद्दे पर हमने 2 जानकारों से बात की। पहले सुनिए मिताली निकोर को, जो अर्थशास्त्री हैं और निकोर एसोसिएट्स की संस्थापक हैं। ये पूरी बात पहले समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि औरतें जो है आज 5.6 आवर्स मतलब कि 5 घंटे 5.5 घंटे दिन के अनपेड डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं। मतलब घर का काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, सब कुछ 5.5 घंटे दिन का। और जो आदमी है वो कंपैरेटिवली एवरेज डेटा अगर हम देखें तो सिर्फ 30 मिनट कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो ये इम्बैलेंस है हमारे जेंडर गैप को हम जो कह सकते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है इस तरह की। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि औरतें इतना ज्यादा काम कर रही हैं घर के अंदर, दिन में तो वही 24 घंटे होते हैं, तो वो बाहर जाके कितना काम कर सकती हैं, कितना टाइम स्पेंड कर सकती हैं अपने जॉब में, वो फिर कम हो जाता है क्योंकि घर के ऊपर इतना फोकस हो जाता है, इतना काम हो जाता है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन से कि मतलब इस ऑर्डर से कि देखना चाहिए, एक पॉलिसी बनाने की बहुत जरूरत है कि जब आदमी और औरत शादी करे हुए हैं, साथ में रह रहे हैं, औरतें सारा घर का काम कर रही हैं, तो क्या जो उनके कॉमन एसेट्स हैं जो इन्वेस्ट करके बना रहे हैं, क्या वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए या नहीं, इसके ऊपर चर्चा की बहुत जरूरत है और एक फॉर्मल लॉ पॉलिसी की जरूरत है। और बिल्कुल ये मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि ये एसबीआई 7.5% का नंबर दे रही है, क्योंकि जब औरतें इतना टाइम स्पेंड कर रही हैं घर के अंदर, वो इसीलिए ही हो रहा है ताकि पूरी फैमिली चलती रहे, ग्रोथ होती रहे। अगर बाहर जाके आदमी काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना टिफिन लेके जाते हैं घर से, गरम गरम खाना उनको मिलता है घर पे बना हुआ, तो वो तभी हो सकता है ना जब कोई उसे बनाए। और इसीलिए हम यही कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ बाहर जाके काम करते हुए आदमियों से नहीं है, बट घर की औरतों से भी इक्वली है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके काम को रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी आ रही है औरतों की जो कि सिर्फ घर पे काम नहीं करना चाहती, उनको चॉइस चाहिए। और वो चॉइस देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी भी घर का काम इक्वली करें, ये नहीं कि मदद करें घर के काम में।
और अब एक और जानकार अरनाज हाथीराम, जो संस्थापक हैं वॉइस फॉर मेन इंडिया की, उनसे हमने बात की मद्रास हाईकोर्ट की इन ऑब्जर्वेशंस पर। वो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ सतर्कता बरतने को भी कह रही हैं और उसकी हिमायती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो बोलते हैं कि वाइफ को एक मतलब कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल क्वांटिफाई करो उनको, या उनको कोई सैलरी दो, या जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको कुछ मिलना चाहिए। अब ये आप कैसे तय करोगे, क्योंकि हस्बैंड भी है, वो भी जो ऑफिस में काम कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं कमा रहा ना, वो भी पूरा 12-12 घंटा बाहर रह के काम जो कर रहा है वो फैमिली के लिए ही कमा रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप हमेशा बोलते हैं कि वुमेन सैक्रिफाइस करते हैं, जो वाइफ है वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि ये एक फैमिली मैटर है। आप कोर्ट और लॉज को कितना फैमिली के अंदर ला सकते हैं, और इसमें मतलब एक तरह से जो इमोशनल वैल्यू है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा अगर आपने ये सारे लॉज लाने शुरू कर दिए तो। देखिए, सिर्फ डिवोर्स के टाइम में नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई लॉ बना दिया कि हर होम मेकर को भी एक फिक्स जो भी इनकम है या 50% इनकम आपको देना है, अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो घर में क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हर घर में जो औरत का रोल है वो अलग रहता है। अगर आप सिटीज में देखोगे, आप मुंबई, दिल्ली या मेट्रो सिटीज में देखोगे, तो आज की तारीख में 90% या ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक मेड तो होती है। अब आप दूसरे सिटीज में देखोगे, शायद वहां पे औरतें बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि औरत बोले कि मैं बिल्कुल ही कुछ काम ना करूं, लेकिन बिकॉज मैं आपकी वाइफ हूं मेरे को 50% आप दे दो, बिकॉज मैं तो होम मेकर हूं। आज के तारीख में इनफैक्ट आप ये भी देखिए कि कितनी औरतें हैं जो वॉलंटरली काम नहीं करना चाहती। जैसे शादी होती है, अगर वो बोलती है कि चलो मेरे हस्बैंड तो अच्छा काम कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग वाला जॉब है, तो मैं तो जॉब नहीं करूंगी, मैं तो इनके साथ ही रहूंगी, मेरे को इनके साथ ही लाइफ एंजॉय करनी है। अब इनको भी अगर आप उसी कैटेगरी में डालोगे, जो औरत 12-12, 14-14 घंटा घर में काम कर रही है, वो तो फेयर नहीं होगा ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे और आप कितना कोर्ट और लॉज को घर के अंदर लेके आएंगे, वो हमें सोचना है। दूसरा, जब आपने बोला अगर मान लीजिए शादी होती है और लड़की को बिल्कुल क्लियरली पता है कि लड़के के पास क्या क्या एसेट्स है, शादी होती है 1 साल में, चलो कुछ भी हो, कोई डिस्प्यूट है या नहीं जम रही है, अगर वाइफ चली जाती है, तो क्या इस केस में भी आप बोलेंगे कि 50% उनको मिलना चाहिए हक? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जो मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल यूनिक ऑर्डर है। इसमें पार्टीज की जो शादी हुई थी 1965 में हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे चीजें हुई है, और अब तो हस्बैंड भी नहीं है उस केस में, तो हस्बैंड भी डेड हो चुके हैं, और जो अभी लड़ाई है वो वाइफ और उनके बच्चों के बीच में है। तो ये उस मामले में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। लेकिन आप वो सेम ऑर्डर, सेम कमेंट्स उठा के आप सारे मैरिजेस को यूनिफॉर्मली नहीं डाल सकते। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी खबर पर बात करते हैं। मॉनसून देश के लगभग 90% इलाके में छा चुका है। इसके साथ ही देश के तमाम इलाकों में बरसात का सिलसिला तेज हो गया है। ये बरसात किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। खरीफ की फसल जो है उसके लिए बरसात वरदान है, लेकिन यही बरसात हमारी व्यवस्था की तमाम खामियों की पोल भी खोलती है। कई जगह भारी बरसात से जुड़े हादसे होते हैं और हमारी लापरवाहियां भी इन्हीं हादसों को और गंभीर बनाते हैं। ऐसी ही एक और लापरवाही आज फिर सामने आई, और इसी दिल्ली की बात है। दिल्ली में बारिश के बाद करंट लगने से 17 साल के एक युवक सोहेल की जान चली गई। बेंगलुरु का रहने वाला था। सोहेल दिल्ली घूमने आया था और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास तैमूर नगर में अपने मामा के घर रहता था। रात को वो अपने मामा के दोस्त जमाल के घर सोता था। रविवार सुबह 5 बजे नींद से जागने के बाद वो जमाल के घर से मामा के घर लौट रहा था। गली में पानी था जिसमें बिजली का एक तार टूट करके गिर गया। तार खुला हुआ था, उसमें करंट आ रहा था। जमाल ने जैसे ही उस पानी में पांव डाला, उसे करंट लगा और वो वहीं गिर गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ डर रहे थे कि छू दें कहीं उनको भी करंट ना लग जाए। साथ ही बिजली कंपनी को फोन कर बिजली की लाइन को बंद कराया। जब तक इस युवक को अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो चुकी।
पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। इससे पहले रविवार की सुबह ठीक ऐसा ही हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ है। यहां 34 साल की एक महिला साक्षी आहूजा अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़ने आई थी। वंदे भारत को ट्राई करना चाहती थी अपने परिवार के साथ। उसके पिताजी कह रहे हैं कि देखें नई ट्रेन आई है। उन्हें क्या मालूम था कि ट्रेन तक तो जा ही नहीं पाएंगे, आधुनिक ट्रेन तक कैसे जाए, क्योंकि एक सड़ी गली व्यवस्था के चलते प्लेटफॉर्म से एकदम बाहर बारिश में पार्किंग में पानी भरा हुआ। पानी से बचकर चलने की कोशिश में महिला ने करीब एक बिजली के पोल को पकड़ लिया। उस पोल पर करंट दौड़ रहा था क्योंकि तार खुला हुआ था और तार उसमें टच हो रहा था, बारिश हो रही थी। महिला की मौके पर मौत हो गई। बहुत हाई वोल्टेज तार थी। इस मामले में रेलवे के इंतजामों पर सवाल उठे। रेलवे के मुताबिक उसकी जांच में पता चला है कि इंसुलेशन फेलियर हुआ है, उसके कारण पोल में करंट आ गया। बस इतनी सी बात। मतलब इंसुलेशन फेलियर होगा और उसके बाद वो करंट पूरे उसमें खंबे में दौड़ेगा। सोचिए वो खंबा कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा रिस्क है। जान चली गई, महिला की मौत हो गई। रेलवे का कहना है कि उसके काम करने के सिस्टम में कोई खामी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यह है कि पोल में अगर करंट दौड़ रहा है तो फिर सिस्टम की पोल खुली है ना, खामी तो कहीं है ना। हमारी व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही है। हमारी व्यवस्थाओं में जो सुधार होना चाहिए उसके हिसाब से आदमी हम नहीं बन पाए। ठीक है, हम हाई क्वालिटी ट्रेन्स तो बना पा रहे हैं वंदे भारत, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए रेलवे स्टेशन पे वो आज भी नहीं बन पाया। मेरी बेटी को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाएगा लेडी हार्डिंग। इतनी व्यवस्था में समय क्यों लगा? उसका इलाज ही वहां नहीं है, वहां व्यवस्था ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये बहुत कमी है। जब 5 लाख का फुटफॉल आपके रेलवे स्टेशन में न्यू दिल्ली में आता है, उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? उस 5 लाख की व्यवस्था हमारे पास क्या है? अब बारिश और भी कई तरह के से शहरों की अर्थव्यवस्था की जो अव्यवस्था है उसकी पोल खोलती है। और सिर्फ बारिश ही नहीं है, तमाम और चीजें भी हैं। लेकिन अभी हम बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मुंबई के गोवंडी इलाके में शिवाजी नगर में बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रही इस मैनहोल में, मेनहोल जो होता है उसको खोलने की कोशिश में दो यूथ रामकृष्ण दास और सुधीर दास, इनकी मौत हो गई। दोनों बारिश से लबालब इस मैनहोल में गिर गए। उन्हें काम के लिए पर्याप्त सेफ्टी गियर नहीं दिया गया। उधर कुछ ही दिन पहले मुंबई के ही कांदिवली में बारिश से लबालब मैनहोल में और उसको साफ करने की कोशिश में लगे एक मजदूर, एक कार ने उनको टक्कर मार दी और वो गिर गए उसमें। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस दौरान मौत हो गई। क्या ये सब कहीं ना कहीं हमारी शहरी व्यवस्था की खामियां तो नहीं बता रहा है कि हम लोग किस तरीके के शहर में रह रहे हैं? क्या ये शहर जीने लायक हैं भी? ये खामियां आपको खतरों का खिलाड़ी बनने को मजबूर कर देती है। आज हमारे शहरों का आलम यह हो गया है कि आप फर्ज कीजिए ऑफिस से घर जाने में आप खतरों से खेल रहे हैं। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। आइए आपको एक दृश्य दिखाएं। फर्ज कीजिए, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए गड्ढों से भरी हुई सड़कों से गुजरे, आसपास की नालियां जाम हैं जिस वजह से पानी सड़क पर भर गया है क्योंकि बारिश हो रही है। कुछ देर बाद आपको अपने ही फोन पर खबर मिली कि एक ऐसी ही स्थिति में किसी की गली में या किसी पार्क में बारिश में भीगे खंबे में बिजली के नंगे तार को छूने से किसी की मौत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया ऐसी ही तो परिस्थिति थी। क्या मालूम था उस साक्षी आहूजा को? तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आगे बढ़े तो ये डर कि कहीं किसी फ्लाईओवर से गुजर रहा हूं तो फ्लाईओवर तो नहीं गिर जाएगा, क्योंकि हमने ये बिहार में होते हुए देखा है एक नहीं दो बार कि पुल जो है वो टेढ़ा हो जा रहा है, पुल गिर जा रहा है। ऐसा भी डर होता है कि कहीं सड़क ना धंस जाए, ये भी एक खतरा है। क्योंकि हस्तिनापुर में आप बताइए, ये अभी कल ही की बात है,
चलते चलते सड़क ही धंस गई नीचे। आखिरकार जाम में फंसते फंसाते थके हारे अपने बिल्डर से लड़के हासिल किए हुए अपने फ्लैट में, जिसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, रात में आप अपने बिस्तर पे सो गए। और जब अगले दिन उठे तो आपको पता चला कि बगल वाली बिल्डिंग, उसकी तो छत गिर गई, जैसे कि गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडिसो में बाशिंदे जो थे उनके साथ हुआ। अब तो पता चला है कि यहीं की एक और फ्लैट की बालकनी भी झूल रही है टूट के। ये कोई, आप सोचिए कैसे घर हैं, ये कोई किटकैट की चॉकलेट है क्या कि ऐसे टूट जाएगी। अब आप सोचिए, आप लोग अपने अपने घरों, मतलब ये एक ऑफिस से घर जाने में इतनी सारी खतरों से आप जूझ रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप से सोचते होंगे कि मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, कहूं तो किससे कहूं। अब हमारे शहरों में एक और बड़ी बड़ी ऊंची और शानदार इमारतें बनने लगी हैं। दूसरी ओर उन्हीं इमारतों के आसपास एक पुराना शहर और कस्बा भी है, और ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। दोनों के बीच अक्सर कोई मेल नहीं होता है। हमारी बुनियादी ढांचा ऐसे जर्जर क्यों बनती जा रही है, ये भी एक सवाल है। सीधे सीधे ये हमारी शहरी योजनाओं की नाकामी है, जिसे अर्बन प्लानिंग की कमी बताया जाता है। हम अपने शहरों को किस तरह बना रहे हैं, क्या ऐसा करते वक्त हमारा कोई विजन भी होता है? इसी सिलसिले में पिछले बजट 2022-2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक हाई लेवल कमेटी गठित करने का ऐलान किया था। पूर्व आईएएस अधिकारी केशव वर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यों वाली इस कमेटी ने इस साल अप्रैल में अपनी एक रिपोर्ट शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को सौंप दी। पाथवेज टू अमृतकाल नाम की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि देश में अर्बन प्लानिंग और रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसका चीफ पेट्रन प्रधानमंत्री हो। इसी अथॉरिटी की तर्ज पर राज्यों में भी शहरी विकास की एजेंसियां बनाई जानी चाहिए। और फिर यह सर्वे कहता है, ये जो रिपोर्ट है जो एम्बेसडर हरदीप पुरी के पास है, वो ये कहती है कि आईएएस और आईपीएस सेवाओं के तर्ज पर शहरी विकास के लिए एक विशेष ऑल इंडिया सर्विस गठित की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक देश को कम से कम 2000 अर्बन प्लानर्स की जरूरत है। इस हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष केशव वर्मा से बात की हिमांशु शेखर मिश्रा ने। आपने एक आईएएस और आईपीएस की तर्ज पर एक ऑल इंडिया सर्विस सेटअप होना चाहिए, ये भी एक सुझाव दिया है। क्या आइडिया, क्या है, सोच क्या है इसके पीछे? भाई सोच सिंपल ये है कि अगर 50% हिंदुस्तान और उसके 8,500 शहर अर्बनाइजेशन की तरफ अग्रसर है, तो उसके लिए एक बहुत ही हाई क्वालिटी सर्विस की ज़रूरत है। अब देखिए, इंजीनियरिंग सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है, कई सर्विसेज हैं। ख़ास करके अर्बन प्लानर्स को और डिग्निटी और स्टेचर देने की ज़रूरत है, और इसको जल्दी करने मैं मानता हूँ कम से कम इसको बहुत कि करना चाहिए इस चीज़ को। एक मैं ख़ास बात आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग सब, मैं भी आईएएस से हूँ, हम लोग जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। अब पटवारी से शुरू करते हैं, फिर नायब तहसीलदार, फिर असिस्टेंट कलेक्टर बनते हैं, फिर कलेक्टर बनते हैं। हम लोगों को अर्बन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी नहीं गई है, और वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो अच्छा काम हो रहा है, कभी कभी इट इज़ लाइक एक्सीडेंट ऑफ एफिशिएंसी, उससे हो जाता है। मगर ये ज़रूरी है कि हम ओरिएंट करें अपनी सिविल सर्विस को। इसके लिए भी मैंने एक रिकमेंडेशन की है कि ओरिएंटेशन का शुरुआत प्रधानमंत्री जी की तरफ से होना चाहिए, तभी होगा। अब बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि इतनी व्यवस्था तो है, उसके ऊपर आप एक और ब्यूरोक्रेसी यानी कि बाबुओं की एक परत और चढ़ाना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा? ये भी एक नजरिया है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर, ये जो रिपोर्ट आई है, इस पर शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव सुधीर कृष्णा, उनकी क्या राय है, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखिए, अर्बन प्लानिंग शहरों की समस्या मेरे हिसाब से ये है कि उसका गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर सही नहीं है। सही दो तरह से नहीं है कि लीडर कौन है शहर का, हु इज़ द सिटी फादर। अगर ये प्रश्न पूछे तो हमें क्लियर नहीं है। किताबों में लिखा है मेयर जो है वो महापौर नगर पिता होते हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, अख्तियार नहीं है महापौर के पास।
और बचे कमिश्नर, तो कमिश्नर अकेले आईएएस ऑफिसर नहीं होते हैं शहर में, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है और उसके अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं और 2-3 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होंगे वगैरह, और उसके अलावा और भी एजेंसीज होती हैं जहां बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर होते हैं, सब अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट में, चाहे वो वाटर बोर्ड है और चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट तो है। लेकिन अगर आप जो शहर आपको लगते हैं व्यवस्थित है वहां जाके देखें तो मेयर बहुत स्ट्रांग होते हैं और सारे डिपार्टमेंट उनके अंडर होते हैं। अब यहाँ पे हालत ये है कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर अगर मान ले शहर का सीनियर ऑफिसर है, सीनियर मोस्ट, मैं जहाँ रहता हूँ गुड़गांव में 5 साल में 5 कमिश्नर चेंज हो चुके हैं। बाहर से कमिश्नर आते हैं, समझने में उनको 3-4-6 महीने लगते हैं और जब ने समझे और काम शुरू किया तब तक वो गए। और मुझे ये भी पता है कि एक कमिश्नर को 1.25 साल हुए थे, जो समझ गए काम को, अच्छा उनका ट्रांसफर हुआ, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब कम से कम 1 साल और रहने दीजिए, लेकिन नहीं रह पाए। लेकिन जो मेयर होते हैं वो चुनाव होके आते हैं, उसी शहर के लीडर होते हैं, उसी शहर के बाशिंदे होते हैं, उनको सब पता है। और हमको अगर उन पर भरोसा करते हुए, जैसा कि विदेशों में है, आप लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो, कोई शहर देख लें, मेयर का बड़ा महत्व है। मेयर का स्टेटस जो है वो प्रधानमंत्री के बाद उस शहर में अगर कोई खड़ा होता है पब्लिक फंक्शन में तो मेयर खड़ा होता है, कोई और नहीं खड़ा होगा। नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, अगर शहर में कोई भी ऑफिशियल प्रोग्राम है वो स्टेटस है मेयर का। तो आवश्यकता इस बात की है कि नए नए डिपार्टमेंट, नए नए सर्विस, सीनियर सर्विस को और लोड करने के बजाय, जिससे कि शहरों की समस्याएं और जटिल होती जाएंगी, क्योंकि इतने सीनियर अधिकारी रहेंगे तो फिर एक दूसरे कौन किसकी बात माने, कौन किसको ऑर्डर दे, ये समस्याएं हैं। उनके कानून अलग हैं, उनकी सीनियरिटी भी बराबर की है। तो ये सब छोड़ के हमको एक मेयर को अच्छे ढंग से स्थापित करके उसके साथ एक स्ट्रांग कमिश्नर को देके, और सारे जो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, चाहे वो सिटी प्लानिंग के हैं, रीजनल प्लानिंग अलग चीज़ है, सिटी से बाहर का एरिया मिला के वाटरशेड बेसिस पे रीजनल प्लानिंग है, वो अलग है। उसके लिए रीजनल प्लानिंग अथॉरिटी जैसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है या ग्रेटर मुंबई डेवलप प्लानिंग अथॉरिटी होगी वगैरह, वो अलग चीज़ है। लेकिन सिटी के जहाँ तक सवाल है, सारे डिपार्टमेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मर्ज करके एक सीनियर ऑफिसर कमिश्नर रिपोर्टिंग टू द मेयर, और मेयर जो है उसको पता होना चाहिए कोई डिपार्टमेंट उसके क्षेत्र से बाहर नहीं है। तो आपने सुना, सुधीर कृष्णा जी कह रहे थे कि मेयर, महापौर की एक बड़ी पोजीशन होनी चाहिए एक शहर को बनाने में। विदेश में आप देखते ही हैं, लेकिन दिल्ली का आलम देख लीजिए, एमसीडी में क्या हो रहा है। क्या एमसीडी अपना काम कर रही है? वो इसलिए क्योंकि हम लोग ये सब सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गई है। खंबे में तार अगर निकला हुआ है तो हम देख के आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो हमें लगता है ये तो हमेशा इस सीजन में होता ही होता है। आप ये सोच लीजिए कि आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो आवाज उठाइए। अब दिल का हाल बताने के लिए आंखों का इस्तेमाल कविता और सिनेमा की दुनिया में तो खूब हुआ है, हम जानते ही हैं, अलग अलग गाने बने। लेकिन अब वैज्ञानिक तौर तरीकों से भी दिल की बीमारी आंखों के जरिए पहचानने की तैयारी चल रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का दावा है कि जल्द ही रेटिना को स्कैन करके यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या नहीं है, यानी कि दिल की बीमारी तो नहीं है। गूगल का रिसर्च पब्लिक हो चुका है और अब इस तकनीक को ट्रायल में ले जाने की बात चल रही है। Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offer newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Last year at Google I/O, retinopathy, which is a leading cause. गूगल के सीईओ का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो तकनीक तैयार है जिसके जरिए आंखों के रेटिना का स्कैन होगा और दिल से लेकर ब्लड वेसल्स की बीमारी तक का पता चल जाएगा। अब बारी इस तकनीक को ट्रायल मोड में ले जाने की है। आंखों को लेकर 3 दशकों से ज्यादा समय से काम करने वाले सेंटर फॉर साइट के चेयरमैन डॉक्टर महिपाल सचदेव मानते हैं कि ऐसा मुमकिन है और देश की संस्थाएं भी इस काम में जुटी हैं। जो आंख का रेटिना है उसमें बॉडी की ब्लड वेसल्स भी आगे जाती हैं और पुतली जो है, जो प्यूपिल है, उसके जरिए
थ्रू इमेजिंग टेक्निक्स हम ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसका मुआयना कर सकते हैं। सो टेक्निकली एनी डिजीज जो ब्लड वेसल में हो रही है बॉडी में, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो सकती है। आई जो है एक तरह का मुआयना दर्पण है, आप समझिए, जो कि पूरी बॉडी के बारे में, बॉडी के नसों के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसको देख सकता है। इससे पहले गूगल की डायबिटिक रेटिनोपैथी परखने की एआई तकनीक तमिलनाडु के अरविंद हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक चल रही है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है। दरअसल किसी भी बीमारी से इतनी मौतें नहीं होती जितनी कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से। दुनिया के करीब 60% दिल की बीमारी के मरीज भारत में हैं। भारत में 50% हार्ट अटैक के मामले 50 साल से कम उम्र के लोगों में पाए गए हैं। आर्टेरियोज और वेन्यूज जो होती हैं उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो विड्थ है, प्लस टॉर्चुओसिटी और भी तमाम पैरामीटर्स हैं जिनको गेज करके ये एसेस किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की जो है कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड मॉर्बिडिटी और आउटकम्स इन फ्यूचर क्या होने वाली हैं। कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी है, उसको एसेस करने के लिए जो है या तो ब्लड प्रेशर मेजर करने की जरूरत पड़ती है या ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन इस सिंपल एआई एनेबल्ड टेक्नोलॉजी से जो है वो सब टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बीमारी की पहचान को लेकर गूगल की ये नई तकनीक न सिर्फ मेडिकल जगत में एक बड़ा बदलाव साबित होगी, बल्कि अलग अलग टेस्ट के बोझ से दबे मरीजों की मुश्किलों को भी आसान करेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही।